देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज रविवार को देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक लोगों की अदालत के तौर पर काम किया है और नागरिकों को ना तो कोर्ट आने से डरना चाहिए और ना ही उन्हें इसे अंतिम उपाय के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह संविधान लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं के जरिए हमें राजनीतिक मतभेदों को खत्म करने में मदद करता है, उसी तरह कोर्ट की प्रणाली हमें स्थापित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के जरिए कई तरह की असहमतियों को सुलझाने में मदद करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोर्ट में हर केस संवैधानिक शासन का विस्तार है। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की सत्तारूढ़ बीआरएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर की सरकार तेलंगाना को लूटने में लगी हुई है और केसीआर तो सचिवालय भी नहीं जाते बल्कि अपने फार्म हाउस से ही सरकार चलाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केसीआर ने कोई वादा नहीं निभाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए नारा दिया कि कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। उन्होंने दोनों पार्टियों पर हमला जारी रखते हुए कहा कि एक बीमारी का इलाज दूसरी बीमारी नहीं हो सकती। तेलंगाना की जनता का भला सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। कांग्रेस और केसीआर के शासन में सिर्फ परिवार ही फले फूले हैं। उन्होंने गरीब, एससी, एसटी और ओबीसी के नाम पर वोट मांगे और सत्ता का फायदा किसी और को हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये भी कहा कि तेलंगाना को पहला ओबीसी मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी ही देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने निजाम शाही को बढ़ावा दिया। कांग्रेस बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक में लिप्त है। केसीआर भी ये मानते हैं कि उनके एमएलए 30% कमीशन लेते हैं। तेलंगाना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 26/11 हमले का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आज 26/11 को देश एक बड़े आतंकी हमले का शिकार हुआ। इस हमले में हमने कई निर्दोष देशवासियों को खो दिया। 26/11 का ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि देश कितना बड़ा नुकसान कर चुका है और कमजोर सरकारें देश का क्या कर सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2014 में आपने कमजोर कांग्रेस सरकार को हटाकर मजबूत भाजपा की सरकार बनाई, जिसके कारण आज देश से आतंकवाद का सफाया हो रहा है। चीन में बढ़ते निमोनिया के मामलों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में डब्ल्यूएचओ ने चीन से इस निमोनिया से संबंधित अधिक जानकारी मांगी है। वहीं इन बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों की तैयारियों के उपायों की तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी है और साथ ही कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय खुद हालात पर करीबी से नजर रख रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के दौरान अपनाई गई रणनीतियों के तहत दिशा निर्देश लागू करने के लिए कहा है। ऐसे में जिला एवं राज्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों पर नजर रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीन में पिछले कुछ सप्ताह से सांस लेने से संबंधी बीमारियों के मामले बढ़े हैं और बच्चों में सांस लेने से संबंधी बीमारियों के सामान्य कारणों का पता लगाया गया है और किसी असामान्य रोगजनक या किसी अप्रत्याशित क्लिनिकल स्वरूप की कोई पहचान नहीं की गई है। देश में चल रहे चुनावी मौसम के बीच राजनीतिक दलों की एक दूसरे पर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने तेलंगाना सरकार में मंत्री और सीएम केसीआर के बेटे केटी रामाराव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने केटीआर को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने केटीआर से 26 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नोटिस पर जवाब देने को कहा है। बता दें कि उनसे टी वर्क्स, जो कि एक सरकारी संस्थान है, उसमें भर्ती को लेकर किए गए ऐलान पर जवाब मांगा गया है। दरअसल केटीआर पर आरोप है कि उन्होंने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग की नोटिस में कहा गया है कि हमें 21 नवंबर 2023 को कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के जरिए एक शिकायत मिली है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 20 नवंबर को बीआरएस के स्टार प्रचारक केटी रामाराव हैदराबाद में टी वर्क्स कार्यालय गए और यहां उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यालय में काम करने वाले लोगों से बातचीत की।
चुनाव आयोग ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामले में तेलंगाना के सीईओ से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए अब आर्मी को बुलाया गया है और साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा अब भारतीय सेना ने संभाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बताया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में एक बार में एक जवान हाथ से ड्रिलिंग यानी मैनुअल ड्रिलिंग के तहत श्रमिक बचाव मार्ग के अब तक खोदे गए 47 मीटर हिस्से में प्रवेश कर एक सीमित स्थान पर थोड़े समय के लिए ड्रिलिंग करेगा और उसके बाहर आने पर दूसरा इस काम में जुटेगा। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद से लाई गई प्लाज्मा मशीन ने रविवार सुबह से काम करना शुरू कर दिया है। इससे ड्रिलिंग से कटाई का काम शुरू हो गया है और अभी भी 14 मीटर की कटाई बाकी है। उन्होंने कहा कि फंसी हुई ऑगर मशीन को काटकर बाहर लाने की ज़रूरत है क्योंकि इसके बाद ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि प्लाज्मा मशीन की मदद से ये काम जल्द पूरा हो जाएगा कि हैदराबाद से लाई गई प्लाज्मा मशीन ने रविवार सुबह से काम करना शुरू कर दिया है। इससे ड्रिलिंग से कटाई का काम शुरू हो गया है और अभी भी 14 मीटर की कटाई बाकी है। उन्होंने कहा कि फंसी हुई ऑगर मशीन को काटकर बाहर लाने की ज़रूरत है क्योंकि इसके बाद ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि प्लाज्मा मशीन की मदद से ये काम जल्द पूरा हो जाएगा। 26/11 हमले को याद करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 26/11 भारत पर हुआ सबसे भयानक आतंकी हमला है। इसने राष्ट्र की चेतना और आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। विडंबना ये है कि इस घटना के 15 साल बाद भी हमले के मास्टरमाइंड और प्रमुख अपराधी को अभी तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया जा सका। कांग्रेस सांसद ने आगे इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान बचा रहा है। उन्होंने ISI पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाता है और इस तरह की परिस्थितियों में ज़रूरी है कि भारत आत्मनिरीक्षण करे और अगर पड़ोसी देश इस तरह की गतिविधियों में शामिल है तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तिवारी ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि जो लोग खुद इस तरह के आतंकी हमलों के शिकार हुए हैं उन्होंने भी पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला ताकि वह अपराधी और मास्टरमाइंडों को भारत को सौंप सके। मुंबई में हुए 26/11 हमले की आज 15वीं बरसी है। इस मौके पर भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने इस आतंकवादी हमले को एक भयानक घटना बताते हुए इसकी तुलना हमास के हमलों से की। उन्होंने कहा कि एक भयानक घटना थी। आतंकी मुंबई में लोगों के सुरक्षित आश्रय और जीवन को बाधित करने के लिए आए थे। वे दहशत चाहते थे, वे इसे प्रसारित करना चाहते थे। हमास की तरह उनका उद्देश्य केवल हत्या करना नहीं था बल्कि जीवित बचे लोगों में दहशत पैदा करना और उन्हें डराना भी था। इजरायली राजदूत ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए आगे कहा कि हम भारतीयों को यह बताना चाहते हैं कि भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है और इजरायली भी हमेशा भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब आप आतंकवाद से लड़ने आते हैं तो कोई किंतु परंतु नहीं होता। हम मिलकर काम कर रहे हैं और हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 को हुए इस दर्दनाक हमले ने देश और दुनिया को सदमे में डाल दिया था। 10 आतंकवादियों के ग्रुप ने अलग अलग जगहों पर हमला किया और भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान 4 दिनों तक 166 लोगों की हत्या कर दी गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। केरल की एक यूनिवर्सिटी में हुई भगदड़ के मामले में राज्य सरकार एक्शन में है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री R बिंदु ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री बिंदु ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और इससे बचने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम मामले में सभी एहतियात बरतेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हर साल कार्यक्रम होते हैं और यह सामान्य है, लेकिन कार्यक्रम में ऐसी दुखद घटना पहली बार हुई है। हम कारणों का पता लगा रहे हैं कि आखिर भगदड़ कैसे मची, जिससे भविष्य में सावधानी बरती जा सके। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
मैंने पहले ही प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा और विद्यालय के कुलपति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक भगदड़ के दौरान घायल हुए 60 लोगों में से 16 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और इस घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के शवों को आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। इस बीच केरल के एडीजीपी एमआर अजीत कुमार ने बताया कि यह घटना एक असाधारण दुर्घटना है। इलाके में अचानक बारिश हो गई थी और बारिश से बचने की वजह से छात्रों में भगदड़ मच गई। इजराइल हमास में जारी 4 दिन के युद्ध विराम के बीच 6 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार देर रात और रविवार तड़के इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बलों द्वारा एक नाबालिग सहित 6 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि शनिवार रात ही इजराइल ने 39 फिलिस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा किया है और यह घटना उसी दौरान की बताई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 मौतें जेनिन शहर में हुई और छठी मौत नबल शहर के पास एक गांव यतमा में हुई। मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जेनिन में गोलीबारी के दौरान 6 अन्य लोग घायल हो गए। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी WAFA ने कहा कि इजरायली सेना ने कई दिशाओं से जेनिन पर हमला किया, गोलियां चलाई और सरकारी अस्पतालों और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुख्यालय को घेर लिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।